दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो देखने में जितनी ही खूबसूरत है, पढ़ने में भी उतनी ही तेज। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद अपना एक बेहतर करियर बनाने के लिए एक अनजान शहर में जाती है। लेकिन इस लड़की का अंत इतना भयावह होगा, शायद किसी ने नहीं सोचा था। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपके भी शरीर के रोंगटे खड़े कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल का एक ज़िला पड़ता है नादिया, और इसी नादिया ज़िला का रहने वाला कृष्णा दास। कृष्णा दास की पत्नी का नाम है काजोल दास। कृष्णा के टोटल 2 बच्चे हैं, जिसमें एक बेटी और एक बेटा। बेटी का नाम मोमिता दास, जिसकी उम्र है 28 साल, और बेटे का नाम मोहित दास, जिसकी उम्र है 25 साल। कृष्णा जो एक बैंक में नौकरी करता था, लेकिन कुछ साल पहले ही अपनी नौकरी से रिटायर्ड हो चुका है। कृष्णा के दोनों बच्चे जो पढ़ने में काफ़ी तेज तरार हैं। मोमिता जो अपने ही इलाके से चित्रकला में एमए तक की पढ़ाई कर चुकी है, तो वहीं उसका भाई देहरादून में रहकर अपनी स्टडी करता है। इधर मोमिता की जैसे ही अपनी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद से मोमिता अपने एक बेहतर करियर की तलाश में दिल्ली शहर में आ जाती है। दिल्ली शहर में जब पहुंचती है तो पश्चिमी दिल्ली के लाडोसराय इलाके में अपने एक जानने वाले के माध्यम से किराए का कमरा ले लेती है और फिर एक नौकरी की तलाश करना शुरू कर देती है। जब कुछ दिन तक कोशिश करती है, आखिरकार मोमिता को गुड़गांव के एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी मिल जाती है। मोमिता जब नौकरी करना शुरू करती है, इसी दौरान मोमिता की मुलाकात अभिजीत पॉल से होती है। अभिजीत, जिसकी उम्र है लगभग 30 साल, जो खुद कोलकाता शहर का रहने वाला है। अभिजीत भी दिल्ली में ही रहकर ग्राफिक डिजाइनर की नौकरी करता है। मोमिता और अभिजीत की जब मुलाकात होती है, पहले दोनों के बीच में दोस्ती होती है और फिर बातचीत करते करते दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। लेकिन मोमिता और अभिजीत के बीच में जैसे ही प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की जानकारी दोनों के घर परिवार वालों को भी मालूम चल जाता है। इधर इस बात की जानकारी जब मोमिता के माता पिता को मालूम चलता है, तो वे लोग भी अपनी बेटी का विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि कृष्णा दास को अपनी बेटी पे पूरा यकीन होता है कि मोमिता ने जो भी फैसला लिया होगा सोच समझ के ही लिया होगा। बात कर रहा हूँ मैं 22 अक्टूबर की सुबह। मोमिता अपने पिता के नंबर पर फ़ोन करती है और उनसे कहती है कि पापा, मैं उत्तराखंड घूमने के लिए जा रही हूँ। उत्तराखंड जाने की जब बात कहती है, कृष्णा अपनी बेटी से पूछता है कि क्या तुम वहाँ पर अकेली जा रही हो। इसमें मोमिता अपने पिता को जवाब देते हुए कहते हैं कि नहीं पापा, मेरे साथ अभिजीत भी जा रहा है। 22 अक्टूबर को ही शाम के वक्त मोमिता फिर से अपने पिता के नंबर पर फ़ोन करती है और कहती है कि हम दोनों उत्तराखंड पहुंच चुके हैं और देहरादून में ठहरे हैं। रात जब गुजर जाती है, अगली सुबह 23 अक्टूबर को सुबह फिर से मोमिता अपने पिता के नंबर पर फ़ोन करती है और कहती है कि पापा, आज हम लोग चक्राता घूमने जाने वाले हैं। मोमिता जब फ़ोन करती है और अपने पिता से जब बात करती है, उस वक्त वो काफ़ी खुश होती है। लेकिन 23 अक्टूबर को जैसे ही शाम हो जाता है, इधर कृष्णा जब अपनी बेटी के नंबर पर फ़ोन करता है, तो अब मोमिता का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। कई बार फ़ोन करने के बावजूद भी जब मोमिता का नंबर पर फ़ोन नहीं लगता है, कृष्णा अभिजीत के नंबर पर भी फ़ोन करता है, लेकिन अभिजीत का भी नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। उसके बाद से कृष्णा और उसकी पत्नी काफ़ी परेशान हो जाते हैं। लगभग 2 दिन तक कोशिश करते हैं, जब फ़ोन नहीं लगता है, कृष्णा अपने बेटे को घर पे बुला लेता है और 28 अक्टूबर को अपने बेटे को लेकर दिल्ली में पहुंच जाता है। दिल्ली में जब पहुंचता है तो साकेत थाने में जाकर पुलिस को अपनी बेटी की पूरी कहानी बताता है। पुलिस जब पूरी कहानी सुनती है, पुलिस भी मोमिता के नंबर पे फ़ोन करती है, साथ ही साथ अभिजीत के भी नंबर पे फ़ोन करती है, लेकिन उस वक्त तक भी दोनों का मोबाइल स्विच ऑफ ही बताता है, जिसे लेकर के पुलिस को भी शक हो जाता है कि शायद दोनों के साथ कुछ गलत ना हुआ हो। इसीलिए पुलिस अब दोनों के बारे में पता लगाने के लिए सबसे पहले मोमिता के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है। डिटेल्स को जब चेक करती है तो मालूम चलता है कि मोमिता के मोबाइल का आखिरी लोकेशन उत्तराखंड के चक्राता का ही दिखाई देता है। उसके बाद से मोमिता का मोबाइल स्विच ऑफ हो चुका था। उससे पहले मोमिता के मोबाइल का लोकेशन देहरादून और विकास नगर का भी दिखाई देता है। पुलिस जब कॉल डिटेल्स को चेक करती है तो मालूम चलता है कि 23 अक्टूबर को मोमिता ने एक नंबर पर आखिरी बार बातचीत किया था। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी राजू दास के नाम पर रजिस्टर्ड है। राजू, जिसके पिता का नाम है मोहन दास, जो चक्राता का ही रहने वाला है। पुलिस को जैसे इस तरह का डिटेल्स मिल जाती है, पुलिस तुरंत ही अपनी टीम के साथ उत्तराखंड के लिए रवाना हो जाती है और सीधे राजू के घर पर पहुंच जाती है। पुलिस जब राजू से पूछताछ करती है तो मालूम चलता है कि राजू एक टैक्सी ड्राइवर है।
पुलिस जब दोनों का फोटो दिखाकर राजू से पूछताछ करती है तो राजू पुलिस वालों से कहता है कि हाँ साहब, मैं ही इन दोनों को अपनी टैक्सी में लेकर चकराता गया था। पुलिस जब राजू से आगे के बारे में पूछताछ करती है तो राजू कहता है कि साहब, मैं उन दोनों को ले जाकर के चकराता में छोड़ दिया था और वहाँ से मैं वापस आ गया था। पुलिस राजू से पूछताछ करती है कि क्या तुम्हें मालूम है कि चकराता में वो कहाँ कहाँ घूमने वाले थे। इस पर राजू पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब, मुझे ये तो नहीं मालूम, लेकिन दोनों जब टैक्सी में बैठे थे बेहद ही खुश थे। पुलिस राजू से और भी कई तरह का सवाल करती है, लेकिन राजू के पास से भी कोई भी ऐसा क्लू नहीं मिलता है जिससे पुलिस इन दोनों के पास पहुंच सके। आखिरकार पुलिस मजबूर होकर दिल्ली वापस आ जाती है और फिर पुलिस इन दोनों के मोबाइल को सर्विलांस पर डाल देती है, क्योंकि पुलिस को लगता है कि अगर दोनों कहीं भाग करके गए होंगे, आज नहीं तो कल इन दोनों का मोबाइल जरूर ऑन होगा। उसके बाद से पुलिस इंतजार करने लगती है। जैसे ही कुछ दिन का समय गुजरता है, नवंबर के फर्स्ट वीक में मोमिता का मोबाइल ऑन होता है। जैसे ही मोबाइल ऑन होता है, पुलिस उस मोबाइल में लगे सिम का डिटेल्स निकलवाती है। पुलिस जब सिम का डिटेल्स चेक करती है तो मालूम चलता है कि वो सिम किसी और के नाम पर नहीं बल्कि राजू के ही नाम पर रजिस्टर्ड है। पुलिस को जैसे इस तरह का डिटेल्स मिलता है, पुलिस एकदम से चौंक जाती है। पुलिस ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरी बार राजू ही इन दोनों को लेकर घुमाने के लिए गया था और आखिरकार इतने दिनों बाद मोमिता का मोबाइल राजू के पास कैसे आ गया। पुलिस को जैसे इस तरह का डिटेल्स मिल जाता है, पुलिस फिर से अपने टीम के साथ उत्तराखंड के लिए रवाना होती है और 13 नवंबर को राजू को उसके घर से अपने कस्टडी में ले लेती है और फिर राजू से मोमिता और अभिजीत इन दोनों के बारे में पूछताछ करती है। पहले तो राजू इधर उधर की बात करता है, लेकिन पुलिस जैसे ही अपना शक्ति दिखाना शुरू करती है, आखिरकार राजू अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन राजू जब अपनी पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर किसी का सर शर्म के मारे झुक जाता है। राजू जो कि एक बेहद ही गरीब परिवार से बड़ी तंगहाली में अपनी जीवन को व्यतीत करता है, लेकिन राजू जब जवानी के दहलीज पे कदम रखता है, अपना जीवन यापन करने के लिए अपनी खुद की एक टैक्सी चलाने लगता है। हालांकि टैक्सी से भी राजू इतना पैसा नहीं कमा पाता है जिससे बेहतर तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर सके, क्योंकि राजू के कुछ गलत लड़कों का संगत हो जाता है और फिर उन्हीं के साथ बैठकर दारू शराब भी पीने लगता है। राजू का जिन लड़कों के साथ में दोस्ती होती है वो कोई और नहीं थे बल्कि राजू के ही बचपन के दोस्त थे, जिनमें से एक का नाम है बबलू, दूसरे का नाम है गुड्डू और तीसरे का नाम है कुंदन। ये चारों अलग अलग काम तो करते हैं, लेकिन शाम के वक्त एक दूसरे से मुलाकात जरूर करते हैं। शाम के वक्त जब चारों एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, जमकर शराब पीते हैं और फिर तरह तरह की तरकीब बनाते हैं कि आखिरकार हम लोग अमीर कैसे बने। दरअसल चारों के चारों शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं कि ऐसा कुछ काम करें जो कम समय में हमारे पास ज़्यादा संपत्ति हो जाए। इधर 22 अक्टूबर को मोमिता और अभिजीत ट्रेन के माध्यम से जब उत्तराखंड के देहरादून में पहुंचते हैं, रेलवे स्टेशन के बगल में ही होटल में किराए का कमरा ले लेते हैं, रात को वहीं पे ठहरते हैं। 23 अक्टूबर को सुबह सुबह मोमिता होटल से ही राजू का नंबर ले लेती है, उसे फ़ोन करती है और कहते हैं कि हम लोग 2 आदमी हैं, चकराता घूमने जाना चाहते हैं, क्या टैक्सी लेकर के आ सकते हो। राजू दोपहर के करीब आसपास अपनी टैक्सी लेकर होटल में पहुंच जाता है और फिर इन दोनों को लेकर के वहीं से चकराता के लिए निकल जाता है। ये दोनों जब टैक्सी में बैठ करके चकराता के लिए निकलते हैं, एक दूसरे से काफ़ी हंसी मजाक भी करते हैं, जिसे सुनने के बाद राजू को लगता है कि शायद इन दोनों के पास अच्छा खासा माल है। चकराता में जैसे ही लेकर इन दोनों को पहुंचता है, वहीं पे छोड़ देता है और इन दोनों से कहता है कि आप लोग यहीं पे घूमिए, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। वहाँ से जब राजू अपनी टैक्सी लेकर आता है, आकर के अपने तीनों दोस्तों से मुलाकात करता है और मोमिता और अभिजीत के बारे में बताता है। कहता है कि एक ऐसी पार्टी मिली है जिसके पास अच्छा खासा माल है, अगर हम उन दोनों को लूट लेते हैं हमारे पास ठीक ठाक पैसा हो जाएगा। लूटने की जब बात कहता है तो राजू के तीनों दोस्त उसे सुझाव देते हैं कि हम पकड़े जाएंगे। इस पर राजू बड़ी कॉन्फिडेंस से कहता है कि हम कभी भी नहीं पकड़े जाएंगे, क्योंकि दोनों बंगाल के रहने वाले हैं। जैसे ही कॉन्फिडेंस दिखाता है, राजू के तीनों दोस्त भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। राजू एक जगह बताता है और कहता है कि तुम लोग तीनों वहीं पे मेरा इंतजार करना। इधर टैक्सी लेकर फिर से जब जगराता में पहुंचता है, शाम के वक्त दोनों को अपनी गाड़ी में बिठाकर वहां से रिटर्न होता है। जब दोनों को लेकर के रिटर्न होता है, रास्ते में ही अपने तीनों दोस्तों को भी गाड़ी में बिठा लेता है। हालांकि तीनों को जब अपनी गाड़ी में बिठाता है, अभिजीत इसका विरोध करता है। कहता है कि गाड़ी हमने बुक किया है तो फिर तुम और सवारी को क्यों उठा रहे हो। इस पर राजू अभिजीत को जवाब देता है कि दरअसल ये सवारी नहीं है, बल्कि मेरे ही गांव के रहने वाले हैं, थोड़ी सी आगे जाकर मैं इन तीनों को छोड़ दूंगा।
अभिजीत भी राजू की बात मान लेता है और तीनों को गाड़ी के अंदर बिठा लेता है। गाड़ी जैसे ही वहाँ से चलनी शुरू होती है, जैसे ही एक सुनसान जगह पे पहुँचते हैं, राजू से कहते हैं कि क्या अब हम अपने काम को अंजाम दें। इस पे राजू तीनों को समझाते हुए कहता है कि नहीं, अभी थोड़ा अंधेरा हो जाने दो। जैसे ही थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है, उसके बाद से राजू के तीनों दोस्त मोमिता के साथ में छेड़खानी करना शुरू कर देते हैं। हालांकि जब मोमिता के साथ छेड़खानी करते हैं, अभिजीत इसका विरोध करने लगता है। लेकिन अभिजीत जब इसका विरोध करता है, तीनों उसे धमकी देते हुए कहते हैं कि जो कुछ हम कर रहे हैं हमें करने दो, वरना यहीं से तुम्हें खाई में फेंक देंगे। पर बावजूद इसके अभिजीत इन तीनों के धमकियों से नहीं डरता है। लगातार जब इनका विरोध करना शुरू करता है, ये तीनों मिलकर गाड़ी के अंदर ही अभिजीत की बुरी तरीके से पिटाई करते हैं। मोमिता जब अभिजीत को बचाने की कोशिश करती है, मोमिता की भी पिटाई करते हैं। उसके बाद से गाड़ी में ही रखे रस्सी को निकाल करके अभिजीत के गले में लगाकर तब तक जोर से खींचते हैं जब तक अभिजीत की सांसें नहीं रुक जाती है। अभिजीत की जैसे ही मौत हो जाती है, उसके बाद से अभिजीत की डेड बॉडी वहां से निकालकर पीछे डिक्की में डाल देते हैं और फिर वहां से गाड़ी रवाना कर देते हैं। उसके बाद से राजू का दोस्त बबलू गाड़ी के अंदर ही मोमिता के साथ में ज़बरदस्ती करना शुरू कर देता है। हालांकि जब ज़बरदस्ती करता है, राजू के सारे दोस्त भी मिलकर उसका साथ देने लगते हैं। लेकिन इधर मोमिता को जब अपना दर्द बर्दाश्त नहीं होता है, वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। लेकिन आसपास में इतना काफ़ी सुनसान इलाका होता है, चाह कर भी कोई उसकी आवाज़ नहीं सुन पाता है। बबलू की हसरतें जैसी पूरी हो जाती है, उसके बाद से ये सब के सब मिलकर गाड़ी के अंदर ही मोमिता की भी गला दबाकर हत्या कर देते हैं। उसके बाद से इन दोनों की डेड बॉडी ठिकाने लगाने के लिए यमुना नदी के पास जाते हैं और वहां से सबसे पहले मोमिता की डेड बॉडी को यमुना नदी में फेंक देते हैं। दरअसल उसी यमुना नदी में अभिजीत का भी डेड बॉडी फेंकना चाहते थे, लेकिन उसी वक्त कोई गाड़ी आ जाती है और फिर ये अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा देते हैं। गाड़ी आगे बढ़ाने के बाद जैसे ही थोड़ी दूरी पे जाते हैं, उसके बाद से नौगांव के इलाके के खाई में उसकी भी डेड बॉडी को फेंक देते हैं। उसके बाद से दोनों का मोबाइल लेकर के स्विच ऑफ करते हैं। दोनों के मोबाइल से सिम निकालकर तोड़कर उसे फेंक देते हैं और मोबाइल लेकर वापस अपने घर पे पहुंच जाते हैं। लेकिन इधर जैसे ही दोनों का मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है, मोमिता का पिता दिल्ली में पहुंच जाता है और पुलिस को बता देता है। हालांकि पुलिस जब राजू से पहली बार मुलाकात करती है, राजू इतने सफाई तरीके से पुलिस के सवालों का जवाब देता है कि पुलिस को भी राजू के ऊपर कोई शक नहीं होता है। जब कुछ दिन का समय गुजरता है, 30 अक्टूबर को इधर पारोल थाने के अंतर्गत अभिजीत की डेड बॉडी पुलिस को बरामद होती है। चूंकि अभिजीत के पास से कोई भी ऐसा पहचान पत्र नहीं मिल पाता है जिससे उसकी शिनाख्त हो सके, इसीलिए पुलिस उस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराने के बाद खुद ही अंतिम संस्कार कर देती है। वाकई में राजू जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, पुलिस राजू के तहरीर पे उसके तीनों दोस्तों को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है और फिर अपने टीम के साथ यमुना नदी पे पहुंचती है। यमुना नदी के अंदर कई सारे गोताखोरों को पुलिस उतरवाती है। गोताखोर अपनी तमाम कोशिश करते हैं, लेकिन बावजूद इसके मोमिता के डेड बॉडी बरामद नहीं होता है। लेकिन पुलिस भी अपने जीत से पीछे नहीं हटती है। यमुना नदी के लगभग 12 किलोमीटर एरिया का पुलिस जाकर के छानबीन करना शुरू करती है। आखिरकार 20 दिनों बाद 13 नवंबर को उसी यमुना नदी से मोमिता की डेड बॉडी पुलिस को बरामद होती है। लेकिन वो डेड बॉडी पूरी तरीके से सड़ गल चुकी थी। इस हालत में नहीं थी कि मोमिता के माता पिता उसे वापस अपने साथ लेकर आ सके। इसीलिए मोमिता के माता पिता भी मोमिता की डेड बॉडी का अंतिम संस्कार वहीं पे कर देते हैं। पुलिस जब इस केस का खुलासा करती है, असलियत जब लोगों को मालूम चलता है, तो लोग जमकर विरोध करना शुरू कर देते हैं। खास करके राजू के ही इलाके के लोग पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव डालने लगते हैं कि जितने भी आरोपी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। फिलहाल पुलिस ने इन तमाम आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन पे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोजाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं। जिनमें से एक का नाम है जावेद इकबाल। जावेद इकबाल जो जमुई बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं दिलीप कुमार गुप्ता। दिलीप कुमार गुप्ता जो कानपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं इरफान खान। इरफान खान जो गुना मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं संजय कुमार जो दिल्ली प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं अब तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।